बजट। इस बजट का एक भाग होता है आर्थिक सर्वे। पहला, सबसे पहले क्या आता है? आर्थिक सर्वे आता है, जिसकी चर्चा हम करंट की कक्षा में करेंगे। ये किसकी कक्षा है? ये सामान्य अध्ययन के अर्थशास्त्र की कक्षा है, जो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। और दूसरा, ये है आपकी बजट। ये आपके लिए एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। दो स्तर पे क्वेश्चन रहते हैं। एक इसका रहता है परंपरागत, क्लासिकल। अभी जितनी बात हमने आपको बताई है वो क्लासिकल फैक्ट बताया है। नहीं, इसी कड़ी में आय व्यय के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे, राजकोषीय नीति के विषय में बताएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है कि 2024-25 में बजट ने क्या दिया। तो आप ये नहीं देखेंगे माचिस का दाम कम हुआ, सोना सस्ता हुआ, कार महंगा हुआ। इससे आपका जीके नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में आवंटन किए गए, आवंटन में कोई नई योजनाएं उस मिनिस्ट्री में शुरू किया कि नहीं किया, क्या स्कीम्स लाए हैं, ठीक है कि नहीं, इनकम टैक्स का दायरा क्या है। मतलब ये सब आपको नए संदर्भों में जानना है। ये नहीं कि जो पेपर में आता है कि सोना सस्ता और चांदी महंगा, हालांकि सोना और चांदी दोनों सस्ता हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो वो पेपर का जो न्यूज है उसको आपको, वो तो आम लोगों से संबंधित है कि माचिस सस्ता बीड़ी महंगा, ठीक है कि नहीं। पहले जो हम देखते थे बचपन में, क्या हमारे यहाँ पेपर मुझे लगता है कि 50-60 सालों से आता है घर में, कोई पढ़े या ना पढ़े, एक अंग्रेजी समाचार पत्र, एक हिंदी समाचार पत्र हमारे घर में बचपन से आते हैं। आंख खुली तो पेपर को देखा, नेक्स्ट जनरेशन भी आंख खुल रहा है पेपर को, पढ़े कि ना पढ़े, सिनेमा देखे, वो स्पोर्ट्स ही देखे। हम लोग शुरू में क्रिकेट देखते थे कि पेपर में सबसे पहले रात भर क्रिकेट देखे, फिर भी सुबह उठ के क्रिकेट ही देखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल देव निखंज का 175 रनों की पारी, ठीक है कि नहीं, उसमें गलत छाप दिया है। आज भी 175 रनों की पारी याद है जो प्रूडेंशियल कप में 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट में विश्व कप जीता था, या क्रिकेट के क्षेत्र में कोई बड़े सम्मान को, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त किया था। यहां तक कि उसका टिकट क्वार्टर फाइनल के समय ही बुक कर लिया था। मैंने जो टीम गई थी वो इतना ही इमेजिन किया था कि हम बहुत जाएंगे तो क्वार्टर फाइनल तक जाएंगे। नहीं, जैसे तुम्हारे संदर्भ में भी तुम लोगों ने कई सोच लिया होगा कि हम बहुत जाएंगे तो यहां तक जाएंगे, लेकिन क्षमता बढ़ जाएगी, परिणाम आने लगेंगे, अरे क्या क्षमता का संवर्धन है, ज्ञान का संवर्धन है। और जब उस लेवल में जाने लगेगा तो सब कुछ रास्ता बहुत आसानी से खुलने लगती है, ठीक है कि नहीं। घर में भी चर्चा होती है कभी कभी, तो मैं कहता हूं कि जब छोटा था, बेरोजगार था, तो लगता था चलो कहीं अधिकारी बन जाए, फिर लगता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। अब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा हूं तो थोड़ा लगता थोड़ा और होता, थोड़ा और हो जाता, और अंत में बिहार का बात समझे। तो वो महत्वाकांक्षा जो है ना, धीरे धीरे क्या होती है कि वो बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे देखो इस गधे को देखो, टाइम 6 बजे का आता है, ऐसा, इससे हम भविष्य की क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहला काम विद्यार्थी का कि पंक्चुअलिटी, 6 का मतलब 5:59, जैसे आप लोग थे 90% लड़के, ठीक है कि नहीं। आने में हम समझते हैं बहुत परेशानी है, ठीक है कि नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति रहेगी तो लोग 2 बार चढ़ता है। देखिए एक ठो कौन सत्यव्रत है कि वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा है, दक्षिण अमेरिका के भी किसी माउंटेन पे चढ़ा है। तो इच्छा शक्ति रहती है ना तो कहीं पर भी लोग चढ़ जाता है। आओ, ठीक है। तो कहने का मतलब साफ है कि अब हम शुरुआत करना चाहेंगे तो क्लासिकल, यह है क्लासिकल। आज की कक्षा हमारी क्लासिकल फैक्ट से और कॉन्सेप्ट से संबंधित है। और दूसरा है आपका करेंट। लेकिन करेंट के भी जो डायमेंशन है वो मैंने पहले ही कह दिया कि डायमेंशन क्या, डायमेंशन है बीड़ी सस्ता और माचिस महंगा नहीं। इसका डायमेंशन होगा कि सरकार ने कौन सी नई योजना दी, किस मिनिस्ट्री ने में कितना सबसे अधिक खर्च कहां करना है, ठीक है कि नहीं।
इससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा सा कोई लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी यदि आपके परिचर्चा में आई है तो उसको हम लोग देखेंगे, और तब वो आपके लिए संपूर्ण, मतलब संपूर्ण तो कभी नहीं होता है, कोई भी चैप्टर कभी संपूर्ण नहीं होता है, कोई भी क्लास कभी संपूर्ण नहीं होता है। ज्ञान अनंत है, जितना पढ़ो उतना कम है। बजट का यदि आप देखिएगा तो 400 पन्ने की बजट है, ठीक है कि नहीं, 475 पन्ने की इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और बड़ी परीक्षा में ऑफिसर गेट वगैरह में तो क्वेश्चन ही बजट है, इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड 60% रहते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद बीपीएससी की परीक्षा होगी, आप देखिएगा कि उसमें बजट है, इकोनॉमिक, और उसमें बिहार विशेष से ही 10 में से 5-6 क्वेश्चन उसी से होता है। तो मतलब अन्य सारा अध्याय क्या है, बेकार, अन्य सारा अध्याय प्रतीकात्मक है। लेकिन जानना, जब तक उन अध्याय को नहीं जानोगे समझोगे तब तक उसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो आरंभ करना चाहेंगे सबसे पहले बजट का परिचय से, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे बजट का परिचय। आ जाइए सुरती मूर्ति लोग, अच्छा फुर्ती भी है, सुरती मूर्ति फुर्ती। चलिए बजट, बजट में सबसे पहले लिखेंगे कि बजट फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द बुजेट से निकला है। बुजेट, बुजेट, बुजेट से निकला है। फ्रेंच शब्द बुजेट से निकला है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। जिसका अर्थ क्या है, चमड़े का थैला है, चमड़े का थैला है। जिसका अर्थ क्या है, चमड़े का थैला है, ठीक है, चमड़े का थैला है, बहुत अच्छा। शुरुआत किसने की, अभी बताए थे, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री। तो लिखेंगे जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं सुधरोगे, आओ आओ, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट, रॉबर्ट, रॉबर्ट वालपोल ने किया। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने किया। वालपोल, जिसकी शुरुआत किसने की, रॉबर्ट वालपोल ने किया। ये कौन थे, ये ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री नहीं था, ये प्रथम प्रधानमंत्री था। कैसा प्रधानमंत्री था, प्रथम, बहुत बड़ी बात है, ये विविधा भी है आपका कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है कि नहीं, याद रखिएगा। और यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है विविधा में कि संसदीय परंपराओं का सबसे पहले विकास कहां से हुआ, ब्रिटेन से। भारत ने संसदीय परंपरा कहां से ली, ब्रिटेन से। सब कुछ ब्रिटेन से ही है। ये जो हमारी वर्तमान संसदीय प्रणाली चल रही है, ये सारी व्यवस्था ब्रिटेन से ही हमने ली थी। और पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली यदि संसद कहीं का है तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संसद के संदर्भ में मेरे द्वारा इस बात की जानकारी भी दी जाती है कि ब्रिटेन का संसद में इतनी शक्ति है, एक शक्ति को छोड़कर, कि स्त्री को पुरुष, आप पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर पाया, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, नहीं तो वो सभी बिंदुओं पे वो उसके पास शक्ति व्याप्त है, ठीक है कि नहीं। कहते प्राय भी थे कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है, जबकि आइए 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 आइए, ब्रिटेन में ऐसे कमलेश, कमलेश किसी को बीच में मत दो, नए लड़के को, उसको समझ में नहीं आएगी फिर। कितना बार कहा हूं, लौटा दो।
एक तो नया, ऊपर से वो अचानक से राजकोषीय नीति पढ़ेगा, बेहोश हो जाएगा और कहेगा पढ़ाई बहुत भारी है, जबकि पढ़ाई इतना आसान काम है, इतना आसान काम है कि हम आज तक पढ़ रहे हैं, इतना आसान काम है। ठीक है कि नहीं? पढ़ना पढ़ाना तो सबसे आसान काम है, इससे आसान काम और इससे निकम्मा काम कोई है? पढ़ना पढ़ाना। ठीक है कि नहीं? खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। अब भारत तो बुद्ध का देश है, तो बुद्ध ने पूरे विश्व को, एशिया का प्रकाश विश्व ने पूरे देश को क्या दिया? एशिया का प्रकाश बुद्ध ने पूरे देश को, पूरे विश्व को मध्यम मार्ग दिया। तो हम लोगों ने दोनों के बीच का रास्ता चुना। हमारे यहां न तो संसद संप्रभु है, न हमारे यहां न्यायपालिका सर्वोच्च है, हम लोगों ने दोनों के बीच का रास्ता चुना है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम लोग तो मध्यम मार्गी वाला देश है। भगवान बुद्ध कहते भी थे मध्यम मार्ग में कि बिना के तार को इतना न कसो कि टूट जाए, अब बिना के तार को इतना न ढीला छोड़ो कि बजे ही नहीं। तो दोनों के बीच का रास्ता सर्वोत्तम मार्ग है, मध्यम मार्ग। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु हम लोग बजट में थे। ठीक है? और बजट एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड क्या है? तो बुजेट। अब बुजेट का अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला। इसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। और इसकी शुरुआत किसने की? और इसकी शुरुआत ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने किया। एकदम बेसिक बातें हैं। अब यही से शुरू होता है, ये जीरो है। अब जीरो में कहिएगा कि सर बजट कैसे लिखा जाता है, तब तो ये तो यहां से ना जीरो होगा, बजट नहीं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है उसका ये बेसिक चीज है कि बजट कहां से शुरू होता है। अब आइए कि भारत में बजट की शुरुआत कहां से होती है? तो भारत में बजट की शुरुआत होती है जेम्स विल्सन के द्वारा। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण है कि, नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण है कि भारत में बजट की शुरुआत, भारत में बजट की शुरुआत 1860 में विल्सन के द्वारा शुरू की गई। 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 किसके द्वारा शुरू की गई? विल्सन के द्वारा शुरू की गई। और विल्सन ने ही सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया था। और इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में भी परिवर्तन किए गए हैं। इस वर्ष के कोई परीक्षार्थी हैं तो पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स का स्लैब कितने स्तर का है। ठीक है? कितना प्रतिशत लगेगा वो करेंट में एकदम बजट को बांट दिया गया है। ठीक है कि नहीं? कि बजट के पहले आर्थिक सर्वे करेंट की कक्षा में इस बार होगी। ठीक है? और दूसरा बजट का जो करेंट फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। आज की कक्षा है परंपरागत क्लासिकल। तो क्लासिकल समझ में आ गई ना कि क्लासिकल क्या है? तो क्लासिकल है कि बजट क्या है, बजट किसने प्रस्तुत किया सबसे पहले। और उसी में लिख देंगे नोट में कि बजट इनकम टैक्स भारत में सबसे पहले विल्सन ने ही लाया था। इनकम टैक्स आयकर सबसे पहले नोट में लिख देंगे सबसे पहले भारत में ही सबसे पहले विल्सन ने ही लाया था। विल्सन ने ही लाया था। किसने लाया था? विल्सन ने ही लाया था। किसने लाया था? विल्सन ने ही लाया था। किसने लाया था? विल्सन ने लाया था। नेक्स्ट, अब आइए, अभी कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है? कनेक्शन फैक्ट में, कनेक्शन फैक्ट क्या है? कनेक्शन फैक्ट यही है कि 1892 में आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और जान रहे हिस्ट्री को। आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, यदि आपकी समझ कॉन्स्टिट्यूशन की है तो मतलब आप बड़े स्तर के योग्य धीरे धीरे हो रहे हैं।
क्योंकि बड़ी परीक्षा में, छोटी परीक्षा में कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बड़ी परीक्षा में जितना कोरिलेट कीजिए, जितना कनेक्ट कीजिए, फैक्ट से लेकर एनालिसिस तक विजुलाइज कीजिए, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसी कड़ी में हमने बताया आपको ध्यान में रखने के लिए कि विल्सन पहला इनकम टैक्स, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट बताए थे कि 1892 के एक्ट में बजट पे बहस करने का अधिकार भारतीयों को सबसे पहले दिया गया। तो इसे याद रखिए, तो लिखिए ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जिसको सुनाई नहीं दे रहा है पीछे आ जाएंगे, सुनाई दे रहा है तब तो ठीक ही है। ध्यान रखना है कि बजट पर बहस, बजट पर बहस, बजट पर बहस, बजट पे बहस सबसे पहले भारतीयों के द्वारा, सबसे पहले भारतीयों के द्वारा, सबसे पहले भारतीयों के द्वारा, सबसे पहले भारतीयों के द्वारा 1892 के एक्ट में, 1892 के एक्ट में, 1892 के एक्ट में, 1892 के एक्ट में लाया गया। एटीन 1892 के एक्ट में लाया गया, ठीक है, 1892 के एक्ट में लाया गया। और 1892 का एक्ट कैसा एक्ट था? भारत सरकार अधिनियम था कि भारत परिषद अधिनियम था? भारत परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट था। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पीटी से लेकर और मतलब अगले स्तर तक पूछे जाने की संभावना है कि भारत परिषद और भारत सरकार अधिनियम में क्या डिफरेंसेज होता है। तो भारत परिषद का संबंध इंडियन काउंसिल से, उसके जो स्वरूप है उसमें चेंज से था, उसके संगठन में, उसके कार्य प्रणाली में। और जबकि भारत सरकार में जो पूरा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन और प्रशासन का, उसमें बदलाव था। तो हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम सबसे पहले 1858 में 1858 में आया। किसी चीज को पढ़िए तो उसमें जरूर देखिए, एक 3 कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए। WWH व्हाट, यदि कहीं पर कोई चीज देखते हो तो व्हाट क्या है, व्हाई कोई उसका वैज्ञानिक विश्लेषण है तो व्हाई क्यों, और हाउ कैसे, ठीक है। तो इस तरह की एनालिसिस क्षमता सामान्यतः यदि आप में डेवलप हो जाती है तो अच्छी बात होगी। समय रहते हम कह दिए आप कर लिए ऐसा तो होगा नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन यदि हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि 1892 के एक्ट में भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों को बहस करने की अधिकार दिया गया। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है, 1909 के, क्योंकि 1909 का अंतिम भारत परिषद अधिनियम था, उसके बाद फिर भारत सरकार अधिनियम आया। 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो भारत सरकार अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम है। 1935 जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है, जहां से भारतीय संविधान के 2/3 हिस्से को लिए, वो भारत शासन अधिनियम था। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसकी सबसे बड़ी फीचर क्या थी? सबसे बड़ी फीचर थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसी कड़ी में 1919 के एक्ट में हमने इंडियन क्रिश्चियन को, सिखों को दिया। और 1935 के एक्ट के पहले एक मैकडोनल्ड अवार्ड आया था, और वो मैकडोनल्ड अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही, लेकिन गांधी जी ने उसका विरोध किया। और पूना पैक्ट फिर अंबेडकर साहब के साथ हुआ था, लेकिन पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ, लेकिन जो हस्ताक्षर हुए वो गांधी जी ने नहीं किया था, बल्कि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने किया था। भविष्य में इन सब चीजों को जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो जानने और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में हैं, और इकोनॉमिक्स की कड़ी में 1909 के एक्ट में क्या हुआ उसको लिख दीजिए, तो लिखेंगे 1909 के एक्ट में, 1909 के एक्ट में जो भारत परिषद अधिनियम था, सब कॉपी में लिखा हुआ है,
1909 के एक्ट में भारतीयों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दिया गया। चलिए, अब इसी कड़ी में इसके बाद एक कमेटी था जिसका नाम था एकवर्थ। पहले सबसे ज्यादा बजट में जो आय होती थी वो रेल से होती थी, अंत में रेल को ही अलग कर दिए और सामान्य बजट को रेल बजट से अलग कर किया गया एकवर्थ समिति के द्वारा। 1921 में यह समिति बैठी थी और 1924-25 में इसके रिपोर्ट को लागू किया गया था। लेकिन मोदी जी की सरकार आई फिर, और मोदी जी की सरकार में आफ्टर 93 ईयर्स, 93 वर्षों के बाद 2017 में फिर से एक कर दिया गया आम बजट और रेल बजट, क्योंकि रेल अब महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं रह गया। रेल अब हमारे आय का महत्वपूर्ण हिस्सा, अब हमारी आय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन सब का एकीकृत रूप है। इस बजट का एक हिस्सा है कराधान। इस बजट का एक हिस्सा क्या है? कराधान। और इस कराधान की व्याख्या यही होती है कि बजट में आय कहां से होती है सबसे अधिक और व्यय कहां होती है, तो उस आय में ही कराधान होता है। सरकार का आय का स्रोत क्या है? टैक्सेशन। और टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। आप जितना कमाएंगे उस पे जो टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, लेकिन ये जाकर के सैलून में छटनी कराया है, जिग-जैग सैलून में, ठीक है कि नहीं? ऐसा बाल तो हम भी काट देते, खामखा इससे 200 रुपया ले लिया होगा, ठीक है कि नहीं? अब तो हमको लगता है कैंची लेकर चलना होगा, हम फ्री में काटेंगे। क्यों? किसी दिन इसका देखेंगे बड़ा काट देंगे, फट वहीं पे काट देंगे, स्किनिंग सेंटर पे ही। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग का नहीं काटेंगे, ठीक है कि नहीं? ये लोग भी डर गई कि अब हम लोग का भी कटेगा। तुम लोग की बाल शोभा सुंदर है, इस सब का बाल लफुआगिरी है, ठीक है कि नहीं? तुम जब बाल कटा लोगी लड़के टाइप का तो टपोरी गिरी हो जाता है। सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, जिसका जो सौंदर्य है उसको रहने दो। अब ये यदि माथा में टिकुली पहनने लगेगा, अब मंगलसूत्र, लेकिन स्वाति मंगलसूत्र पहनेगी तो अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके सौंदर्य है। तुम्हारा सौंदर्य मंगलसूत्र नहीं है, बात समझा? ऐसा नहीं कि अगले दिन लगा के आ जाना, ठीक है कि नहीं? तो लगा के आ जाओगे तो सिंदूरदान कर ही डालेंगे। मूल बिंदु पे आ जाओ, झंझटी खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है कि नहीं? चलो खैर, अब तुम डरो मत, ठीक है? हाँ, मैं एक एग्जाम्पल देके बताया कि जिसका जो सौंदर्य है वो सौंदर्य में ही रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है? जैसे पंडित जी लाता है एकदम पूरा त्रिपुंडधारी, अब किसी दिन यदि नहीं लगाएगा तो हम इसको टोकेंगे कि क्या बात है, आज क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अब आपका ये सौंदर्य हो गया है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, मेरा सौंदर्य क्या है? धोती कुर्ता नहीं, पैंट शर्ट। बात समझा कि नहीं समझा? हम धोती कुर्ता पहन के आ जाएंगे, आने लगेंगे, पीछे से प्रणाम करने के बहाने खींच देगा कोई, नहीं? जा सर, गलती भे गेले, गलती भे गेले, गलती भे गेले, सर माफी दे दिया, माफी दे दिया। आई सबसे पहले खींचेगा जो 30 दिन में एक दिन आता है, विवेक बाबू, वही खींचेगा, ठीक है? हालांकि ऐसा हिम्मत नहीं करेगा कोई, लेकिन ऐसा ही मैंने कहा है कि थोड़ा सा तो स्वतंत्रता की हवा मिलनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। कहा थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, एक वर्थ कमेटी बना। कौन सी कमेटी बनी? कौन सी कमेटी बनी? कौन सी कमेटी बनी? एक वर्थ, एक वर्थ, एक वर्थ। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण है, अब अति नहीं रहा, पहले अति था, तो लिखेंगे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि एक वर्थ समिति की अनुशंसा पर, एक वर्थ समिति की अनुशंसा पर, एक वर्थ
एक वर्ष समिति के अनुशंसा पर, एक वर्ष समिति के अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से 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 1924-25 में अलग कर दिया गया। 1924-25 में अलग कर दिया गया। ठीक है, कब अलग कर दिया गया? हाँ जी, 1900, फिर लिखो उसी में 93 वर्षों के बाद, 93 का मतलब 93 वर्षों के बाद 1917 में 1917-18 में 17, अच्छा हाँ 2017, अच्छा वही होता है। हमको लग रहा है हम बोल रहे हैं 2000 है कहां? हाँ 2017-18 में 2017-18 में आइए 1917-18 लिख ली थी, कुछ अपनों दिमाग लगा लो। ठीक है, 2017-18 में 17-18 में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। तो ये जो वर्तमान बजट का स्वरूप है वो कब से है? 2017 से है। तो मिला दिया गया तो खत्म हो गई बातें। तो बजट का ये आरंभिक फैक्ट। अब आइए पैराग्राफ चेंज कीजिए, फिर लिखिए आजादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री खडमुंगम चेट्टी थे। भारत के पहले वित्त मंत्री खडमुंगम लिखने नहीं आता है? मूर्धन्य स लिखे हैं कभी? खडमुंगम ठीक है, खडमुंगम। तमिलनाडु में किसी नाम में अंत में म लगा होता है। कल भी हमारे एक हमसे मिलने वाले तमिलनाडु से एक दिवाकर मित्रम है, तो हमने उनको दिवाकर मित्र कहा और मैंने कहा दिवाकर मित्र के प्रभाव में ही हर्ष जो है बुद्धिस्ट हुआ था। तो उसी कड़ी में परिचर्चा चली, कहेंगी सर हम लोग के यहाँ किसी भी नाम के अंत में क्या लगता है? मो लगता है। खडमुंगम, ठीक है, दिवाकर मित्रम, कहीं ना कहीं मो अंत में लगा रहेगा ही। ठीक है, विशेषकर तमिलनाडु में। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि हमने अभी बताया खडमुंगम चेट्टी, और इन्हें वित्तीय साक्षरता नहीं था। स्वाभाविक था कि अब इस बच्चे को यदि अभी वित्त मंत्री बिहार सरकार बना देती तो पागल हो जाएगा। इतना इसको इसका फाइनेंशियल एक्सपर्ट पढ़ाएगा कि अंत में ये हौच पौच हो जाएगा, इस्तीफा दे देगा। हमसे पूछेगा फोन करके कि सर क्या करे, इस्तीफा दे दे। सो हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन फिर जब जानकारी हो जाएगी इसको तो फिर अच्छे से संभाल लेगा। तो वही स्थिति इनकी थी बेचारे की। इकोनॉमी से कभी वास्ता रहा नहीं और वित्त मंत्री बन गए। तो वित्त मंत्री बन गए तो बेसिक भी नहीं था, अंत में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो लिखेंगे लेकिन नाम तो हो गया कि पहले कौन? हाँ, अब इसके बाद बने गणतंत्र में, गणतंत्र हो गया। 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, हम गणतंत्र हो गए। हमारे गणतंत्र की एक विशेषता है, आप देखे होंगे यूट्यूब लाइव पर संविधान के सभी चैप्टर्स को, लगभग जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स है चैप्टर वाइज कर दिए। अभी संघ राज क्षेत्र भी कर दिया आपको, ठीक है कि नहीं?
और जितने भी संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन सब का 50-55 क्वेश्चंस आपको सभी तरह का, इजी भी, इजी टू मॉडरेट भी, थोड़ा डिफिकल्ट भी, सभी स्तर के आपको उसमें समीक्षा करा दी गई। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि यहां पर जो ध्यान में रखना है वो अब क्या रखना है, गणतंत्र 26 जनवरी। और गणतंत्र, हमारा गणतंत्र की क्या विशेषता है? हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बोलो? बताए हुए हैं, क्वेश्चन को 2-4 बार सॉल्व करवाए हुए। देखिए महान सब है। हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारा जो प्रधान है वो निर्वाचित होता है। हमारा प्रधान कोई विरासत में नहीं आता है बल्कि निर्वाचित होता है। और हमारा संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और हम उन्हें निर्वाचित करते हैं और इस निर्वाचन में संपूर्ण देश हिस्सा लेता है अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा। और वह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभा के, सभी राज्यों के नहीं, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। और तब जाके हमारा संवैधानिक प्रधान चुना जाता है, अप्रत्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य को हम प्रत्यक्ष चुनते हैं, प्रधानमंत्री को हम प्रत्यक्ष नहीं चुनते हैं, ना अप्रत्यक्ष चुनते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति, अप्रत्यक्ष भी नहीं होता है चुनाव, अप्रत्यक्ष भी नहीं होता। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और तब उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो कभी कभी ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जानना चाहिए। आगे लिखिएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने रखा। गणतंत्रवाद का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई ने रखा। जॉन मथाई ने रखा। लिख दे क्या? जॉन मथाई। जॉन लिख दो, अब मथाई लिख दो, मथ दो उसको। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्रवाद का पहला बजट जॉन मथाई ने रखा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आ जाइए, एक वित्त मंत्री थे हमारे, जो वित्त मंत्री भी रहे, बाद में आरबीआई के गवर्नर भी हुए। हमारे एक वित्त मंत्री थे जो न केवल वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी काम किया उन्होंने, और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 2 बार। और जिनके समय में कई क्रांतिकारी पहल की गई। एक था मनरेगा और दूसरा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। और इस बीच 2004 से 2014 के बीच जितनी योजनाएं हैं सब उनकी देन है। और उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बोलते कम थे, काम अधिक करते थे। उनके विषय में कहा भी जाता था कि एक जगह माइक खराब हो गया तो आयोजक परेशान, लेकिन आयोजक का एक प्रधान था, वो कहा कि चिंता मत करो, ये प्रधानमंत्री जी बोलते ही कहाँ है जो माइक ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक उसी जगह पे दृश्य चेंज, परिदृश्य 2। कुछ वर्षों के बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी पहुंचे, माइक खराब हो गया। आयोजक का प्रधान चिंता मुक्त था, क्योंकि बिना माइक का भी प्रधानमंत्री जी इतना बोलेंगे कि चुप होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो परिदृश्य 1 भी आपने देखा, परिदृश्य 2 भी आपने देखा। कहानी खत्म हुआ, आगे बढ़ो। कहानी पे ज्यादा ध्यान इसको रहता है। आगे लिखिएगा, क्या लिखे? आजादी के, हाँ नहीं, हम थे एक परिचर्चा में, एक क्वेश्चन में थे कि कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे और वित्त मंत्री भी रहे। तो उनका नाम था सीडी देशमुख। फिर कहे हुल्ले रे नहीं करो, सीडी देशमुख। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो वित्त मंत्री भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे, आईएमएफ में भी काम किए थे और वो भारत के प्रधानमंत्री भी थे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा नजर रखो। जैसे एक बार तुम लोग को बताए भी थे कि कोई एक ऐसा
प्रधानमंत्री का नाम बताओ कि किसी भी पद पे नहीं रहा नीचे में और सीधे प्रधानमंत्री बना 6 महीने के लिए। नाम था चंद्रशेखर, नाम था चंद्रशेखर, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में अपेक्षा की जाती है, ठीक है। हर चीज लिखाई नहीं जाती है, लेकिन बोल जाओ, जैसे अभी मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैं आपको लिखा भी देता हूं, लिख लीजिएगा। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख वित्त मंत्री के साथ साथ, वित्त मंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे। जानकारी में मैं दे दूं एक बार पुनः, आरबीआई का गवर्नर, योजना आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोई क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी यदि आत्मकथा वगैरह लिखता है, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हालांकि गृह मंत्री में उस तरह का प्रतिभा नहीं है कि किताब लिख सके, लेकिन विदेश मंत्री तो हमारे काफी योग्य हैं, आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के पहले यूपीएससी क्वालिफाई किया, टॉपर लिस्ट में थे, आईएफएस के रूप में अपनी सेवा दी, एक अधिकारी के रूप में, बढ़िया अधिकारी के रूप में विदेश मंत्रालय में, और उसके बाद सरकार के नजर में आ गए, और सरकार के नजर में आ गए तो भारत के विदेश मंत्री हो गए, ठीक है कि नहीं। इसलिए कोई ऐसा काम करते रहना चाहिए कि कहीं सरकार के नजर में आ गए तो आप कहां से कहां चले जाइएगा। आगे लिखो, कहानी एक ही रील का है, हर बात में जी जी काफी गंभीरता पूर्वक विचार करने लगता है। कहां थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे, सीडी देशमुख तक थे, वहीं पे लिख दो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक ऐसे वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह एक ऐसे वित्त मंत्री थे, एक ऐसे वित्त मंत्री थे जो जो आईएमएफ में भी थे। आई में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, आईएमएफ में भी थे, आईएमएफ में भी थे, आईएमएफ में ही थे, कॉमा आरबीआई के गवर्नर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, और भारत के वित्त मंत्री भी रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे। वित्त मंत्री के, उन्हीं के वित्त मंत्री के काल में आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ हुई। उन्हीं का मतलब क्या है, हाँ ऐसा नहीं परीक्षा में खोजिएगा उन्हीं के, तो मिलेगा ही नहीं उन्हीं का, तो इनमें से कोई नहीं मिलेगा, आपको लगेगा उन्हीं के सर लिखाए थे, ठीक है। अंत में नन ऑफ दी एबव पर माथा पच्ची करके टिक लगा दीजिएगा, इसके बाहर निकलेगा, हमको कहिएगा मैं बेहोश, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए, उन्हीं के वित्त मंत्री के काल में, उन्हीं के वित्त मंत्री के काल में, उन्हीं के वित्त मंत्री के काल में आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की गई, की नीति लागू की गई। जबकि प्रधानमंत्री के काल में, जबकि प्रधानमंत्री के काल में, जबकि प्रधानमंत्री के काल में मनरेगा, मनरेगा, कौन नरेगा, मनरेगा और
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, अंडरलाइन कर लेना। ये सबको लाल कलम लाए हो ना? हाँ, ये पूरा लाले लगा लिया। देखो ये कैसा है सो देखो। हनुमान जी का किस्सा एक दिन सुनाएंगे तुम लोग को, ठीक है? हनुमान जी का किस्सा मालूम है कि नहीं? हनुमान जी ने पूछा कि सीता मैया आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सीता मैया ने कहा कि इससे राम की आयु में वृद्धि होगी। ये सिंदूर नहीं है, HGS नहीं है, ये वर्मिलियन, ये मरकरी सल्फाइड नहीं है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र है HGS। तो ये सामान्य नहीं है HGS, ये तुम्हारे राम की आयु में वृद्धि करने वाला क्या है? ये पदार्थ है। उनको लगा, हनुमान जी तो हनुमान जी थे, उनको लगा कि इतनी सी सिंदूर से जब इनकी आयु इतनी बढ़ सकती है तो हम पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लें। तो उसी के बाद उनका पूरे शरीर में सिंदूर हो गया। लाल दे लाल लसी ललधर लाल अंगूर, ब्रज दे दानव ललन, जय जय कपीसूर। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसीलिए मैंने जब कहा कि लाल लगा लेना बीच बीच में, एक विद्यार्थी हमको मिला, पूरा कॉपी ही लाल कर लिया, झंझटें खत्म कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो प्रसंग है, प्रसंग। देखो मैं कोई भी बात बताता हूं तो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि होती है, समझा करो। आगे लिखो, जानम लिखो। कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे कि इनके प्रधानमंत्री के काल में महात्मा गांधी नरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसे क्रांतिकारी पहल की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसे राष्ट्रीय पहल की गई, राष्ट्रीय पहल की गई। एक क्वेश्चन तो बराबर पूछता है, दो, कि मनरेगा किसके काल में शुरू हुआ, किस प्रधानमंत्री के काल में, और आर्थिक उदारीकरण की नीति के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अब प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। प्रधानमंत्री कौन थे आर्थिक उदारीकरण के समय में? नरसिंह राव। तो कभी कभी देखते होंगे कि देता है कि दोनों का नाम दे देगा, तो आप उस दोनों के नाम पर एक में रहेगा तो विचार करेंगे। विशेष तो क्वेश्चन बनाने से आदमी सीखता है। आप कितना भी कॉन्सेप्ट और तथ्य कर लीजिए कंट्रोल, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा हर चैप्टर का 20, 25, 50, तब तक आपका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन बनाने से आप परफेक्ट हो जाते हैं। फिर इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा तो आज नहीं तो कल सफलता मिलती ही, एक बार में मिले कि दो बार। एक मेरा विद्यार्थी है विकास, और वो विद्यार्थी 3 बार दरोगा में अभी पॉइंट से छूट रहा है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें एक दिन परसों तरसों मैसेज किया और वो आंसू नहीं बहा रहा था, कह रहा था कि सर अब क्या करें। हम कहे अब अपनी कमियों को ढूंढो कि पॉइंट से छूटता क्यों है, कौन सा भाग कमजोर है। मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, कि जीएस का साइंस पोर्शन कमजोर है, कि आर्ट्स पोर्शन कमजोर है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी तो होगा, और उस कमजोरी पे प्रहार करो, उस पे अभ्यास करो। ठीक है कि नहीं? पढ़ तो सब चीज लिए ही हो, उस पे अभ्यास करो, और क्लास यदि संभव हो तो क्लास भी करते रहो। क्योंकि क्लास नहीं करने से कई बार क्या होता है कि जो है वो भी क्या होता है, डिप्रिसिएट होने लगता है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए उसका भी मेंटेनेंस आवश्यक है कि जो मेंटेन 80 क्वेश्चंस का किए हुए हो उसको मेंटेन करना, 85 पर काम करना, 4-5 के लिए बढ़ाने के लिए क्या करना है, वही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है? और कामयाबी मिलती है। कभी मेरी शिष्या है जया, बीपीएससी का 2 बार इंटरव्यू थी। अब मैं नहीं कहा कि ये बीपीएससी का जो एक्साइज इंस्पेक्टर का निकला है भर दो, ठीक है कि नहीं? तो भर दी। देखो कि 64 सीट ही था उसमें, मात्र 1400 सीट में नहीं हुआ,
बीपीएससी में 64 सीट में हो गया। नहीं अब नहीं, अब सेकेंड हाफ में आइएगा 8 बजे, ठीक है, 8 बजे से आइएगा, 7:45 बजे से। अब नीचे जाके बैठी, समय पे नहीं आए तो नीचे जाके बैठी। तो यही मैंने कहा कि कभी सीडीपीओ का इंटरव्यू दी, बीपीएससी का इंटरव्यू दी, अब उतना उच्चतम बिंदु पे जा करके हौसला नहीं खोई। तो यदि हौसला नहीं खोइएगा, होता है लड़का एक बार दिया सर, अब हिम्मत नहीं होता है सर। ये हिम्मत क्या है? जब तक सांसें हैं तब तक आस है, और काम करते रहना है। 35 साल तक सरकारी सेवा है, महिलाओं के लिए तो 38 साल है, बुढ़ापा तक है। तो जो लक्षण लग रहा है तुम लोग का, तो बुढ़ापे का इंतजार कर रही हो, क्योंकि पढ़ने के बाद उत्तर नहीं आता है तो बुढ़ापे का नहीं इंतजार है कि सर कहे कि बुढ़ापा तक है। अरे एक आध दो बार में मैंने अच्छे से पढ़ो, पास करो, जाओ आगे लिखो। फिलहाल कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी परिस्थिति में हौसला, अभी तो तुम लोग ठीक से पढ़े भी नहीं, अभी उसको पूरा पढ़ना है, फिर उसको कंट्रोल करना है, कितना उसमें टाइम लगेगा, फिर उन सब चीज को इंटीग्रेट करना है। अभी तो 2-4 चैप्टर, 2-4 सब्जेक्ट नहीं, तो अब कहते हो कि, अब कहोगे कि सर इतना सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, कहते हैं कुछ नहीं पढ़े। वास्तव में कुछ नहीं पढ़े हो। 9 खंड है, 9 खंड इंटीग्रेट करना है। इसका तुम्हारा 9 खंड तो है ही। मैथ रीजनिंग अलग है। कोई भी परीक्षा में यदि खाने में नमक नहीं होगा तो खाना का स्वाद लगेगा? तो कई परीक्षा में वो नमक है। बात समझा? कि 15 ही क्वेश्चन आता है 100 में, लेकिन उसकी अपनी महत्ता है। कहीं पर उसका महत्ता कम है, कहीं पर अधिक है, लेकिन हर जगह ये 3 चीज को कंट्रोल करो यदि बिहार में जाना रहना चाहते हो। बाहर रहना चाहते हो तो एक अंग्रेजी भी है। तो सब तो डायमेंशन पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में ही समझाते रहते हैं। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? यहां तक हो गया ना? अच्छा, कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू। तो लिखेंगे, ध्यान रहे, ध्यान रहे कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे। पहले प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे। पहले प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे। क्या रहे? वित्त मंत्री भी रहे। लास्ट, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, नाम तो सुना होगा इंदिरा गांधी का, तुम तो जरूर सुना होगा। कौन महिला का नाम तुम नहीं सुन के रखा है? नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जो वित्त मंत्री थी। पहली महिला वित्त मंत्री थी। अब प्रधानमंत्री भी थी, पहली महिला वित्त मंत्री थी। पहली महिला वित्त मंत्री थी। समझो, एक तो वो थी, एक तो तुम लोग। तुम लोग इंदिरा गांधी बनो, ठीक है? एक बात और भी, निर्मला सीतारमन पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री थी। ये पूर्णकालिक, वो थी प्रभारी, अतिरिक्त प्रभार था, पूर्णकालिक नहीं थी। लेकिन ये निर्मला सीतारमन पूर्णकालिक है। तो लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि निर्मला सीतारमन जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, वो पहली पूर्णकालिक कालिक नहीं,
पूर्णकालिक, फुल टर्म, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फुल टर्म, पूर्णकालिक वित्त मंत्री रही हो गया। एक और लिख लेना, सबसे अधिक कौन से वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई। कौन? तुम कौन बोले थे? हाँ, कुछ नहीं बोलती है तो लिखेंगे सबसे अधिक बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, सबसे अधिक बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया था, जिन्होंने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया था राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति के अनुमति से। राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है, किसके अनुमति से? किसके अनुमति से? हाँ जी, याद रखिएगा। तो इतनी बात। और मोरारजी देसाई के विषय में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मोरारजी देसाई पहला जो प्रशासनिक सुधार आया था वो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी थे। और दूसरा, मोरारजी देसाई देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, विशुद्ध, जो कि मोरारजी देसाई पूर्व में कांग्रेस में रह चुके थे और सिंडिकेट के बिंदु पर विवाद होने के कारण वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी पार्टी के इतिहास को थोड़ा सा जानिए, ठीक है, उसकी स्थापना को जानिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के यूट्यूब लाइव में रोज 2-4 क्वेश्चंस को मैंने आपके समक्ष उसको रखा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कब हुई स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की कब हुई, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की कब हुई। मतलब जो महत्वपूर्ण पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन सब के विषय में आपको ऐसे तो जानकारी देते हैं, ऐसे भी आपकी जानकारी चलती रहती है। अब तो ग्रहण करने की बात है, नहीं ग्रहण कीजिएगा तो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाइएगा, ठीक है कि नहीं? नहीं तो ग्रहण हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि मोरारजी देसाई को ध्यान में रखिए कि सबसे अधिक इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया। और मोरारजी देसाई अब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। अभी तक आजाद हिंदुस्तान में 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। एक के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और दूसरे के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली। तो लिख लेंगे, उसको ऐसे लिखो, नोट। भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। पहले के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। पहले के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। पहले के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। और दूसरे के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली कौन थे?
बीरप्पा मोइली थे, बीरप्पा मोइली थे। और याद रखिएगा इसे, दो बातें इसमें और याद रख लीजिए, लिखाएंगे नहीं, सुन लीजिए। जब आजादी मिली तो भारत में प्रशासनिक सुधार की स्थिति अच्छी नहीं थी और कोई ऐसे लोक प्रशासन के चिंतक भी नहीं थे जो भारतीय प्रशासन में कहां कहां सुधार हो इसके संबंध में विचार व्यक्त कर सके। एक अमेरिकी प्रशासनिक सुधारक को बुलाया गया, उनका नाम था एपल्बी। और एपल्बी ने भारत में कई वर्ष रहकर भारतीय प्रशासन का अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया, इंस्पेक्शन किया, एनालिसिस किया। और उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के एक बिंदु थे और एक संगठन का जन्म हुआ था जिसका नाम था IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो एपल्बी के रिपोर्ट पे ही लागू हुआ था, जो विविधा है। तो एपल्बी साहब कौन थे? तो अमेरिका के प्रशासनिक सुधारक थे। इंडिया में पहली बार किसी में उस तरह की दक्षता देखी गई और वो थे मोरारजी देसाई, क्योंकि अंग्रेज के समय में से ही वो डिप्टी कलेक्टर रह चुके थे और डिप्टी कलेक्टर के पद पर उन्होंने कई वर्ष काम किया। उसके बाद राजनीति में आए और राजनीति में भी शिखर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री तो राजनीति का शिखर बिंदु होता है, संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति, अब व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री और संवैधानिक प्रधान राज्य में राज्यपाल। मूल में आ जाइए। फिलहाल तो यह यहां इन बिंदुओं को याद रखिएगा कि जो मैंने जितना लिखाया उसको पहले अंडरलाइन करके कि प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, दूसरे अध्यक्ष कौन है, दूसरे अध्यक्ष कौन है। पहली बार लोकपाल, लोकपाल जो शब्द है, और ये लोकपाल शब्द ओम्बड्समैन शब्द से ही उसका भारतीयकरण है। ये ओम्बड्समैन शब्द जो है, ये सबसे पहले उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए डेनमार्क, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये सब जो कंट्रीज है, इन सब कंट्री के द्वारा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए इस तरह की व्यवस्था को लाया गया था। और हमारे देश में उस व्यवस्था को लाने में प्रथम सुधार आयोग के बाद 1969 के बाद, ठीक है कि नहीं, और लगभग 40 साल से अधिक लग गए। 2014-15 में आकर, वो भी तब जब अन्ना हजारे ने अनशन किया। उसी के गर्भ से निकले आम आदमी पार्टी। 2013 में आम आदमी पार्टी जो निकला, उसी अन्ना आंदोलन की उपज थी, जिसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल साहब, जो फिलहाल अभी जेल के सलाखों के पीछे है। अच्छा लगा, अभी रेल बजट को लेकर परिचर्चा हो रही थी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि रेल बजट बहुत कम है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बड़ी चिंता थी, अभी जेल से आए भी थे तो चिंता थी कि भाई रेल की स्थिति अच्छी है, जेल की स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इसमें बजट उजट बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो सिनेमा हॉल, मॉल, स्टेडियम, इन सब के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान रहेगा तो कैदी सब फुटबॉल खेलेगा, T20 क्रिकेट। आगे लिखो, फिलहाल कहां थे हम लोग? हम लोग थे, वो सब हो गया, उतना याद रहेगा। कल ही, अभी 1 घंटा के बाद बाहर जाओगी, प्रशासनिक सुधार आयोग हवा हवाई, ठीक है कि नहीं, याद करो, याद। तो इस तरह से ये क्लासिकल जो बजट का हिस्सा है वो एक भाग कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग है कि हम लोग के यहाँ वर्तमान में किस तरह की बजट प्रस्तुत की जाती है। हम लोग के यहाँ वर्तमान में परंपरागत बजट प्रस्तुत की जाती है। सर ये क्या होता है? ऐसी बजट जिसमें खर्चे पे अधिक बल दिया जाता है, परफॉर्मेंस पे नहीं। अभी मैंने एक शब्द कहा था, शायद सुना नहीं आप लोगों ने, कि बजट का मिड टर्म समीक्षा होनी चाहिए। कि जब बजट मार्च में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, इस बार तो जुलाई में प्रस्तुत किए गए क्योंकि चुनाव था और 4 महीने के लिए हमने अंतरिम बजट को लाया था, लेकिन
अन्य साल तो फरवरी के लास्ट में जब बजट प्रस्तुत किए जाते हैं तो 6 माह के बाद हम इसका जरूर मॉनिटरिंग कर लें कि हमने कौन कौन से बिंदु पे काम शुरू कर दिया है और उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब इम्पैक्ट एनालिसिस को भी देखना है। मूल में आएंगे नेक्स्ट। लिखिएगा, भारत में वर्तमान में लाइन आइटम बजट को प्रस्तुत किए जाते हैं। लाइन आइटम बजट को प्रस्तुत किए जाते हैं। लाइन आइटम बजट को प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें खर्च पे अधिक बल दिया जाता है। जिसमें खर्च पे अधिक बल दिया जाता है। जिसमें खर्च पे अधिक बल दिया जाता है। खर्चे पर देखते नहीं हो, बजट जो प्रस्तुत किया गया तो क्या किया गया। हमारी वित्त मंत्री कह रही थी शिक्षा मंत्रालय करोड़, रक्षा मंत्रालय करोड़, नहीं 1000 करोड़ से कोई भी आवंटन कम नहीं था। ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि पिछले वर्ष की क्या उपलब्धि हुई जो मैंने 50,000 43,000 करोड़ दिया, उसकी उपलब्धि क्या हुई। ये यदि हम इस पे बल देने लगते तो इस बजट का नाम है परफॉर्मेंस बजट, जो अमेरिका में होता है। और अमेरिका में हूवर कमीशन के रिपोर्ट के आलोक में परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत की गई थी। हमारे भारत में भी जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे 1985 से 89 के बीच, तो परफॉर्मेंस बजट की संकल्पना आई थी, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले पाई, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जहां हम परफॉर्मेंस बजट में क्या परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे पुलिस विभाग का परफॉर्मेंस क्या होगा, 0 अपराध, संभव नहीं। जब भौतिकतावाद नहीं था, जब सभ्यता अपने निम्नतम बिंदु पे था, तब तो अपराध थे। उस समय भी गाय की चोरियां होती थी और उस समय भी जान माल की क्षति पहुंचती थी। आज तो भौतिकतावाद के चरम पे हैं, अनेक तरह के अपराध आपको देखने को मिलता है। एक अपराध तो रोज करते हैं, वह है नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के कारण, और वह है भ्रष्टाचार। यदि विद्यार्थी यदि नहीं पढ़ता है उसको भी भ्रष्टाचार मानते हैं। यदि विद्यार्थी नहीं पढ़ता है ईमानदारी से तो वो भी भ्रष्टाचार है। ठीक है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को वैध तरीके से समय सीमा के भीतर नहीं करता है और बदले में लाभ की आकांक्षा रखता है, तो क्या हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ। आप नहीं पढ़ते हैं, आपका यहां पर वो डिफिनीशन 1985 के कड़ी में नहीं आता है। 1985 में करप्शन डिफिनीशन है, उसमें आप नहीं आते हैं। लेकिन इंट्यूशन के माध्यम से तो आपको सोचना होगा कि हम अपने प्रति कितना ईमानदार हैं। आप खुद के प्रति यदि ईमानदार हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल आपका उत्थान होगा ही। आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है तो फिर दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। पहले स्वयं के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास कीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। ठीक है कि नहीं। तब सारा रास्ता धीरे धीरे बनने लगता है। देखते हो नदी का मार्ग, देखो हो, नदी का मार्ग को कभी ढूंढने की जरूरत होती है, उसका पानी का सैलाब अपने आप मार्ग को क्या करता है, ढूंढ लेता है। इसलिए नदी बनो, तालाब मत बनो। क्या बनो बच्चों, यहां पे ताली बजाने की आवश्यकता थी। जहां ताली बजाना चाहिए वहां तो ताली बजाते नहीं हो। ठीक है कि नहीं। लेकिन जहां नहीं बजाना चाहिए वहां बजाते हो। यहां ताली बजाने की आवश्यकता थी कि हर विद्यार्थी को नदी की धारा के समान रहना चाहिए। आगे लिखो, डायलॉग था, खत्म हो गया। आगे लिखो, क्या लिखे, क्या लिखे। हाँ हाँ, जिसमें खर्चे पे अधिक बल दिया जाता है, लिख लिए हैं। अच्छा, अब लिखेंगे अमेरिका में, उसी में नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो ना, पॉइंट करके लिख रहे हैं ना। अमेरिका में हूवर कमीशन के अनुशंसा के आलोक में, हूवर कौन है तुम्हारा बर, हूवर
बर के नाम पे ज्यादा हंसो मत। हमने कहा हु बर, कौन है तुम्हारा बर? तो मुस्कान आ रहा था, ठीक है कि नहीं? अब हो गया, लगन खत्म हो गया, अब इस बात तो नहीं हुआ। आगे लिखो, हु बर कमीशन के। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी जहां भी आ जाइए, थोड़ा सा साउंड को देख लीजिए। हूवर कमीशन के अनुशंसा के आलोक में, हूवर कमीशन के अनुशंसा के आलोक में, हूवर कमीशन के अनुशंसा के आलोक में परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत हुई। परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत हुई, ठीक है? किस बजट की शुरुआत हुई? परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत हुई। किसके अनुशंसा के आलोक में? हूवर कमीशन के अनुशंसा के आलोक में। नेक्स्ट, जीरो बजट की शुरुआत, जीरो बजट की शुरुआत जिमी कार्टर के समय में, जिमी कार्टर के समय में, जिमी कार्टर के समय में, जिमी कार्टर के समय में पीटरबर्ग ने किया, पीटरबर्ग ने किया, पीटरबर्ग, पीटरबर्ग ने किया, पीटरबर्ग ने किया। चलिए, ये 3-4 टाइप की जो बजट है, ये 3-4 टाइप की बजट बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में है, जो ध्यान रखना है आपको कि जीरो बजट, नाम ही से स्पष्ट है जीरो बजट। जीरो बजट में क्या करते हो कि तुम लोग भी करते हो, पिछला महीना का पिछला महीना खत्म, अब जीरो, बाबूजी से फिर 2000 रुपया लिए, फिर जीरो से शुरू हो गया, फिर आय व्यय हुआ, फिर अगले महीना माइनस प्लस किए, फिर जीरो, तो वो हुआ जीरो बजट। परफॉर्मेंस बजट हुआ कि बाबूजी पूछेंगे 1 साल के बाद कि बेटा पिछले साल मैंने तुमको 47,263 रुपया दिया था, इसका तुमने क्या परफॉर्म किया? तो तुमको यह नहीं बताना है कि डैड मैंने 2 जूता खरीदा, ठीक है? उसी समय जैसे ही तुम ये कहोगे, वो परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं, जो जूता तुम खरीदोगे उसी जूते से तुम्हारी सवारी हो जाएगी। तो आशा समझ गए होगे, उनके पूछने का मतलब है कि तुमने परफॉर्मेंस क्या किया। तो तुम कहोगे ना कि हमने बिहार एसएससी की परीक्षा पास की, पीटी पास किया है, सेंट्रल एसएससी की परीक्षा पास की, पीटी पास किया है, मेंस पास किया है, इसीलिए अगले साल भी हम आपसे अनुदान की मांग की अपेक्षा रखते हैं। यही ना कहोगे कि इस साल तक हम पीटी में बढ़े हैं, मेंस में बढ़े हैं। तो ये हुआ परफॉर्मेंस। ये नहीं कि पिताजी मैंने चश्मा बनाया, ठीक है कि नहीं, अब मैंने जूता खरीदा। तो आशा है कि तुम समझ गए होगे कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है। तीसरा बजट होता है जो शुरू का बजट है, जो अभी भी हम लोग के देश में चल रहा है, वो है लाइन आइटम बजट, जिसमें खर्चे पे बल दिया जाता है। पिताजी पूछेंगे कि पिछले साल तुमने कितना खर्च किया, ठीक है कि नहीं? तो उनके उसमें लिखा हुआ है डायरी में 47,263 रुपया। तुम कहोगे कि 46,263 मैंने खर्च किया, 1,000 हमने जमा कर लिया। नहीं, तो बात आशा है समझ गए होगे। तो ये होता है लाइन आइटम बजट, जिसमें खर्चे पे बल दिया जाता है। तो इस तरह से आपने बजट के सभी अवधारणाओं को देखा। आजकल कुछ नई नई अवधारणा आई, जेंडर बजट, जैसे बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी अलग से। अब लड़की के ओर नहीं देखना है, मेरी ओर देखना है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे जैसे ही मैंने कहा कि महिला लड़की पीछे उधर देख रहा, अच्छा यही सब लड़की, हाँ यही है लड़की सब। तो मैंने अभी कहा आपको कि इसको कहते हैं जेंडर बजट। इन लोग के लिए अलग बजट होता है, इनके शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनके खेल कूद, इनके पहनावे ओढ़ावे। देखते हो पोशाक योजना चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, साइकिल योजना चलाया। तो वो स्पेशल मेंशन, कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही होती है, ठीक है कि नहीं?
तो उसको कहते हैं जेंडर बजट। और हमारे यहाँ इस तरह के बजट का कॉन्सेप्ट आया 2008-9 में। तो लिखेंगे बिहार में, नोट लिखो, बिहार में जेंडर बजट की अवधारणा 2008-9 में आई। जेंडर बजट की अवधारणा 2008-9 में आई। जेंडर बजट की अवधारणा 2008-9 में आई। ठीक है। अब इसी कड़ी में बिहार में एक नया कॉन्सेप्ट और आया, बाल बजट का, बच्चों के लिए भी बजट का। ठीक है कि नहीं? तो बाल बजट का की शुरुआत बिहार में 2013 से हुई। तो भी नोट में लिख लो, काम देगा। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013 से हुई। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013 से हुई। 2013 से हुई। कब से हुई? 2013 से हुई। चलिए, हो गया। और लास्ट में है पैराग्राफ चेंज करके, भारत में बजट अनुच्छेद 112 के तहत, भारत में बजट अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, वार्षिक वित्तीय विवरणी, एनुअल फाइनेंशियल, वार्षिक वित्तीय विवरणी, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। और बजट प्रस्तुत हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? और राष्ट्रपति के माध्यम से वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर ही, सिफारिश पे ही, राष्ट्रपति के सिफारिश पर वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। एक 112 तो आप लोग को भूलना नहीं है। और राज्य में जो बजट प्रस्तुत होता है आर्टिकल 202 के तहत, और राज्य में जो प्रस्तुत होता है वो किसके तहत होता है? तो ये तो केंद्र का है। तो लिख देंगे राज्य में बजट, राज्य में बजट, राज्य में बजट अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 202 के तहत, 202 के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं। 202 के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। तो राज्य में 202 और केंद्र में 112। इस दो आर्टिकल्स को आप अपनी परीक्षा के दृष्टि से नहीं भूलिएगा। अगले दिन हमारा मूड हुआ तो हम 113 और 114, 113, हेलो हेलो, 113 और 114 को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सभी बिंदुओं की परिचर्चा मैं अगले कक्षा में आपके समक्ष रखूंगा। इतना आपका बेस है बजट का, और मैं समझता हूं कि आपको अब कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद जो करंट और उससे जुड़े हुए बिंदु हैं उसको हम लोग अगले दिन आपके समक्ष इसको पूरा करेंगे। जहां पर आपने बजट को अलग किया, एक किया है
2017 में, वहां पे लिख देंगे विवेक ओबराय समिति। विवेक ओबराय समिति वो छूट गया है, उसको लिख लीजिए, काम तमाम। विवेक ओबराय समिति, जहां लिखे ना रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया गया, वहां विवेक देवराय लिख लो, ओबराय नहीं, देवराय। क्या हुआ, ओबराय लिख लिए तो क्या हो गया? विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति। ठीक है, चलिए, तो आज की हमारी परिचर्चा यहीं तक है। अगली कक्षा में मैं आपके समक्ष इसको पूरा करूंगा। तो एक पार्ट आपका क्या हो गया, तो क्लासिकल हो गया ना, तथ्य, छोटे छोटे तथ्य थे जिसको जानना आवश्यक होता है। अब हम इसके इस पार्ट्स को और साथ में थोड़ा सा बजट के निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम इसको परसों निश्चित रूप से या कल पूरा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से आपको कक्षा की समाप्ति, 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद मैथ की कक्षा है। और मैं कहा भी हूं कि हर कक्षा आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नहीं तो जब आदमी को पॉइंट से जब छूटता है ना, तो बड़ी अफसोस होती है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां रह गई। और ये कंपटीशन का खेल लूडो का खेल है बाबू, 98 पे जाकर भी कट जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा लूडो खेले हो ना, तो आशा है समझ गए होंगे। अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हमें समय इजाजत नहीं देता है, एक हाई प्रोफाइल जगह पे मुझे जाना है। टेक केयर।